तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का, हल करने का एक विधि है। ठीक है, तो इस विधि में होता क्या है कि किसी वैल्यू को हम दूसरे जगह स्थापित कर देते हैं, ले जाकर रख देते हैं, इसलिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि पड़ा है। मतलब कोई वैल्यू हमारे पास है, उसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखना को प्रतिस्थापन कहते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसका नाम प्रतिस्थापन रखा गया है। अब एग्जैक्टली होता भी इसमें यही है। अब मान के चलिए कि इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन ले लिया, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से x y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इक्वेशन 1 का यूज करके यहाँ से किसी का भी एक वैल्यू निकाल लेंगे, या तो x का या फिर y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या, हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो यहाँ से x का इक्वल वैल्यू हम लोग आ जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, अब आप कहोगे कि आपने x का वैल्यू कहाँ निकाला, वो तो 14 माइनस वाई है। तो लॉजिक यहीं पे, हम इसको इक्वेशन अब 3 मान लेंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को फिर से हम रखेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 से एक वैल्यू निकाल लिया, किसी का x या फिर y फिर जिसका भी मतलब हो, मतलब आपको मन हो वो आप निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला। अब इस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो समीकरण तो हमारा ये है, यहाँ पे x है, इसके जगह पे हम 14 माइनस 9 रखेंगे, चूँकि x के इक्वल है इसलिए लिखेंगे 14 माइनस वाई और माइनस में फिर y, माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये 14 माइनस वाई ये x का वैल्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा x के जगह पे 14 माइनस वाई। ठीक है, अब 14 माइनस वाई और यहाँ पे माइनस वाई, तो माइनस वाई हो जाएगा हम लोग का माइनस 2y, और इधर इस 14 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे इक्वल टू के इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस में 14, लिखेंगे 4 माइनस 14। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस 2y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10। यहाँ पर 14 में से 4 चला जाएगा तो 10 बचेगा, और माइनस वाला हम लोग का संख्या बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों तरफ इक्वल टू के तरफ दोनों मतलब माइनस है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, या फिर सिंपली बोल सकते हैं कि दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आपका मन जो भी कहिए, तो मैंने सिंपली यहाँ पे बोला कि मैंने इसको क्रॉस कर दिया, इक्वल टू के दोनों तरफ है। तो ठीक है, अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, और y इक्वल टू फाइनली हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, तो y का वैल्यू हम यहाँ पे मिल गया हमको। अब इस y के वैल्यू को समीकरण 3 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या हमारे पास x इक्वल टू 14 माइनस वाई, वाई का वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, तो पे क्या हो जाएगा 14 माइनस 5, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 9। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि x इक्वल टू हमारा वैल्यू 9 है और y इक्वल टू हमारा वैल्यू 5 है। इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करके निकाल सकते हैं वैल्यू x y का। इसमें होता क्या है, एक बार समराइज कर देता हूँ मैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा, किसी एक इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, किसी का भी, x का भी निकालेंगे या फिर y का भी निकालेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे x का निकाला है तो y के टर्म में आएगा, मतलब इधर y आएगा। अगर हम इधर y निकालेंगे तो इधर x आएगा। ठीक है, आप कोई भी निकालिए वैल्यू, यहाँ पे उस वैल्यू को समीकरण 2 में रखिए। जैसे मैंने x के वैल्यू को यहाँ पे समीकरण 2 में पुट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग का फाइनली सॉल्व करके हमारे पास y का वैल्यू आ गया। फिर इस y के वैल्यू को इसमें रखा, समीकरण 3 में जो नया समीकरण बना हमारा, वहाँ से हमारा वैल्यू x का आ गया। इस तरीके से हम x y के वैल्यू को निकाल लेते हैं प्रतिस्थापन विधि में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने वज्र गुणन विधि के बारे में। थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, बट होता नहीं है एक्चुअली। इसमें एक फॉर्मूला आता है जिसको मुश्किल होता है याद करना, बट उसको आसानी तरीके से हम समझ सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिया है, तो इसमें से हम गुणांक को लेते हैं। गुणांक यानी कि जैसे एक्स वाई जो चर है हमारे टर्म, इसके सामने जो रहता है मल्टीप्लाई में, उसको गुणांक बोलते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 9 है, ये सब हमारे गुणांक है, और ये 3 2 इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, वज्र गुणन विधि में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको इक्वेशन में 3 इक्वल टू के दूसरे तरफ दे रहा है, यानी दाहिने तरफ दे रहा है, तो उसको आपको बाएं तरफ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाएं तरफ लेके जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर इधर माइनस में नहीं रहेगा, यानी कि अगर प्लस में रहेगा तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर अगर माइनस में रहेगा तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बात है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे होता है, x अपॉन कुछ होता है, y अपॉन कुछ होता है, और 1 अपॉन कुछ होता है। ठीक है,
अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर a1 b1 का एक बहुत लंबा सा फॉर्मूला आता है जिसको याद करना मुश्किल होता है। उसको हम कैसे याद कर सकते हैं बताता हूँ। x के नीचे हम क्या लिखेंगे, वो गुणांक लिखेंगे या फिर कांस्टेंट लिखेंगे जो x से रिलेटेड ना हो। तो x से रिलेटेड क्या है, वो a1 है a2 है, तो हम क्या लिखेंगे b1 b2 लिखेंगे और c1 c2 लिखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे लिख लीजिए b1 b2 और c1 c2, ठीक है। y के नीचे वो टर्म लिखेंगे जो y के साथ है, वो मतलब साथ ना हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, c1 c2 है और a1 a2 है, तो लिखेंगे c1 c2 a1 a2। और ये हमारा कांस्टेंट पार्ट, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम अचर, ठीक है। तो अचर पार्ट में क्या करेंगे, अचर यानी कि c1 c2 से जो रिलेटेड ना हो, यानी कि c1 c2 को छोड़ करके बाकी जो बचा हम उसको लिखेंगे। तो इसके अलावा क्या बच रहा है हमारे पास, a1 a2 b1 b2, उसको लिख देते हैं यहाँ पे a1 a2 b1 b2। एक बात और ध्यान रखिएगा कि लास्ट टर्म जो होता है इसके फर्स्ट टर्म से मैच करता है। देखिए यहाँ पे ये c1 c2 इससे मैच किया, a1 a2 इससे मैच किया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने सही लिखा है, ठीक है। इसके आगे क्या करते हैं हम, इसके आगे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इन दोनों के साथ भी वैसा ही करेंगे, ठीक है। और बीच में लगाएंगे माइनस, तो x के नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास b1 c2 माइनस c1 b2, ये वाला c1 b2 b1 c2 मैंने यहाँ पे लिखा, बीच में माइनस लगा दिया, इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2, ठीक है। और यहाँ पे 1 वाले के टर्म के साथ हम वही लिख लेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 8, ठीक है। ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं और ये हमारा फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बट याद नहीं करना यहाँ पे मेन हमारा मकसद है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को याद रखेंगे। ये मैंने जो अभी कंसेप्ट बताया, y के नीचे क्या लिखना है, x के नीचे मतलब क्या लिखना है, ये याद रखना है, ठीक है। और यहीं से आप बिना फॉर्मूला याद किए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से सॉल्व कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गुणांक निकालेंगे। गुणांक क्या, a1 a2 निकालेंगे हम, b1 b2 निकालेंगे, साथ में c1 c2 निकालेंगे। निकालना क्या है, ऑलरेडी दिख रहा है, बस यहाँ पे उसका वैल्यू लिख लेना है, ठीक है। तो a1 यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, यहाँ पे -3 दिख रहा है, सॉरी ये 3 दिख रहा है ना। यहाँ पे ये हम लोग का b1 है तो -3 है, ये हम लोग का -3 जो दिख रहा है आपको, ये हमारा c1 है तो लिखेंगे -3। यहाँ पे b2 क्या दिख रहा है, -9 दिख रहा है। यहाँ पे c2 क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये वाले हमारे 1 वाले पार्ट है, ये 2 वाले पार्ट है। तो 1 वाले में मैंने सब यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे -3 लिखा है b1 में, और c1 में मैंने -3 लिखा है। फिर a2 में देख लीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -9 है b2 में, और यहाँ पे c2 में -2 है, ठीक है। अब इन वैल्यू का यूज़ करके हम इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप याद करना चाहते हैं तो इसको याद कर सकते हैं, वरना ये ट्रिक हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन b1 b2 लिखेंगे तो b1 है b2 है, -3 -9, c1 c2 लिखेंगे तो -3 -2 इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे y अपॉन, लिखेंगे हम -3 -2 यानी कि c1 c2, इसके बाद a1 a2 तो 1 3, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम कांस्टेंट वाला पार्ट, तो कांस्टेंट वाले में 1 3 आ जाएगा, 1 3, और साथ में हमारा b1 b2 जो कि -3 -9 है, -3 -9, ठीक है। अब इनका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस भी लगाएंगे, ध्यान रखिएगा जैसे यहाँ पे किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x अपॉन 3 2 जा, फॉर्मूला का हो जाएगा 6 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 6 हो जाएगा। यहाँ पे 9 3 जा 27, वो भी प्लस में होगा तो 27, और बीच में लगा देंगे माइनस, इक्वल टू y अपॉन 3 3 जा 9, वो भी -9 होगा, और यहाँ पे 2 1 जा 2, वो भी -2, लेकिन बीच में माइनस लगाना है तो माइनस लगाएंगे, दो माइनस एक साथ नहीं लगा सकते, तो इसको हम कोष्ट में कर देंगे, ठीक है, 2 को। फिर इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे 9 1 जा 9 माइनस में, फिर यहाँ पे हम 3 3 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, वो भी माइनस में होगा, और बीच में माइनस लगाएंगे तो ये -2 एक साथ नहीं हो सकते, तो इसको कोष्ट में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे x, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -19, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 19 नहीं आएगा, 21 आएगा, ये 27 है, मुझे लगा 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 21 लिखेंगे माइनस में, इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पे -9, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन -9, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x अपॉन -21 इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पे -7 हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे माइनस और ये प्लस मिलके हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो दिक्कत आ गया, दिक्कत इसलिए आ गया क्योंकि ये हम लोग जितना इक्वेशन हमने लिए थे, ये वाला इक्वेशन,
इसका हल नहीं है। हल नहीं है मतलब इसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, वो हमको पहले चेक करना होता है, ठीक है, इस इक्वेशन का हल है या फिर नहीं है। हमने बिना चेक किए इसको सॉल्व किया, सो लास्ट में प्रॉब्लम अकर हो गया। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये चेक कर लीजिए कि उसका हल है या फिर नहीं है, ठीक है, वरना लास्ट में आपको ऐसे इतना सॉल्व करने के बाद पता चला कि उसका हल ही नहीं है तो फिर दिक्कत होता है ना। तो इसका हल नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। बट क्या है कि हम यहाँ पे 5 हमारा क्या इक्वल टू दूसरी तरफ है, यानी कि दाहिने तरफ है, तो हम इसको माइनस में ही लेंगे। जैसे कि अब हम लिखते हैं यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो यहाँ पर A1 हमारा हो जाएगा 2, हमारा B1 हो जाएगा 1 और C1 हमारा क्या हो जाएगा -5। -5 क्यों? क्योंकि हम इसको अगर हम इक्वल टू के दूसरे तरफ है, अगर प्लस में है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए हम इसको माइनस में लिया। A2 क्या हमारा 3 है, B2 हमारा 2 है और ये माइनस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गुणांक निकाल लिया, ठीक है, हमें फॉर्मूला याद है। लेकिन उससे पहले एक और बात, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका हल है या फिर नहीं है, ठीक है, नहीं तो पिछले क्वेश्चन की तरह दिक्कत हो जाएगा। तो A1/A2 निकाल लेते हैं। तो A1/A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 है और A2 क्या 3 है, यहाँ पे 3, 2/3 आ गया। और हम निकालेंगे फिर B1/B2। तो यहाँ पे B1 1 है और हमारा B2 क्या है 2 है। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कंडीशन होने पर क्या होता है, इक्वेशन का हल होता है। और कितना हल होता है, एक हल होता है, ठीक है, एक हल होता है। तो अब यहाँ इस इक्वेशन का हल है तो हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो लिखेंगे हम लिखते हैं x के नीचे वो वाले जो हमारे गुणांक होते हैं जो x के साथ रिलेटेड ना हो। जैसे यहाँ पे y वाला लिखेंगे तो y हमारा क्या है, b है, लिखेंगे यहाँ पे 1 B1 B2। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे C1 C2। तो C1 क्या है हमारे पास -5 और यहाँ पे -8। एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। यहाँ पे होता है हम लोग का B1 B2 C1 C2, y के नीचे हमारा होता है C1 C2 A1 A2 और 1 के नीचे होता है हमारा A1 A2 B1 B2, ठीक है। फिर y के नीचे हम लिखेंगे C1 C2। तो हमारा C1 है -5 -8, C1 C2 है। उसके बाद हम लिखेंगे A1 A2। तो A1 हमारे पास 2 है यहाँ पे और A2 है हमारे पास 3। फिर हम कॉन्स्टेंट वाले पार्ट के नीचे लिखेंगे 2 और 3 क्योंकि A1 A2 लिखना है। उसके बाद लिखेंगे B1 B2। तो B1 ये है, B2 ये है, 1 और A2, ठीक है। इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में लगाएंगे माइनस। तो लिखेंगे x अपॉन यहाँ पे -8 हो जाएगा और इसका करेंगे तो -10 हो जाएगा, बीच में लगाएंगे माइनस, या फिर डायरेक्ट हम माइनस माइनस यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस लिख देते हैं डायरेक्ट, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। यहाँ पे y अपॉन हमारा क्या हो जाएगा 5 3 -15, यहाँ पे 8 2 हमारा हो जाएगा 16 माइनस में, और फिर बीच में जब माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है, इक्वल टू 1/2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, बीच में लगाए माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको फर्दर एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के एक इंटीजर वैल्यू हमें मिलेगा। x अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे प्लस में है, -8 करेंगे तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू y अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 -15 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास आया है x/2 इक्वल टू y इक्वल टू 1, चूँकि 1/1 1 ही आएगा और y के नीचे 1 है तो y हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि हम x/2 को एक बार 1 के इक्वल करते हैं और एक बार y को 1 के इक्वल करते हैं, मतलब एक बार इस पार्ट को उठाकर इसके इक्वल करेंगे और एक बार इस पार्ट को उठाकर इसके इक्वल करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि x/2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2, और एक बार y इक्वल टू 1 करेंगे तो y इक्वल टू 1। चूँकि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन हो नहीं रहा है तो डायरेक्ट हमारा y का वैल्यू मिल जा रहा है, ठीक है। अगर y/2 होता है, 2y होता है, कुछ भी यहाँ पे होता है तो हम इधर कैलकुलेशन करके जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे करके लाता है वैल्यू, लेकिन डायरेक्ट ये इक्वल है तो y का वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल गया। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरीके से हम वज्र गुणन विधि का यूज़ करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं x और y का मान किसी भी इक्वेशन से, ठीक है। चलिए धन्यवाद।